हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो पर। तो बायोलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, पर आज हम ब्लड यानी कि रक्त के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड क्या होता है? आपसे आपके छोटे भाई बहन पूछते हैं कि बताइए रक्त क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? अब आपको ऐसे नहीं बताना कि हाथ लिया और काट दिया, बोला ये रक्त है। नहीं दोस्तों, आपको ऐसे नहीं करना। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म में होती है। कहाँ पर होती है? इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म में होती है। याद रखना है दोस्तों, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है। आपको बताना है कि रक्त की उत्पत्ति मीजोडर्म में होती है। अब हम देखते हैं कि रक्त में जो दोस्तों रक्त है, रक्त में हमारे दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या? पहला है प्लाज्मा, जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। दूसरा है ब्लड कार्पिस्कल्स, जिन्हें हम रक्त कणिकाएं कहते हैं। अब आप ये वाला नाम देख के डरिएगा मत, इसको आप ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। पर क्योंकि एग्जाम का लेवल तो हर दिन अपर होता जा रहा है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है ब्लड कार्पिस्कल्स। तो ब्लड हमारा दो चीजों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा यानी कि मैट्रिक्स होता है। दूसरा ब्लड कार्पिस्कल्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा यानी एक तरल पदार्थ होता है, जिसके बारे में अभी हम नीचे डिटेल से पढ़ेंगे। और ब्लड कार्पिस्कल्स क्या होता है? ब्लड कार्पिस्कल्स, जिसको हिंदी में हम रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। रेड ब्लड कार्पिस्कल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हिंदी में याद रखेंगे कि रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाओं को ही हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को हम व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स। दोस्तों, इनके और भी नाम है जिसके बारे में हमें याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है आपको, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो लाल रक्त कणिकाओं को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसके नाम से ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। याद रखना है आपको क्या क्या तीन नाम है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम दूसरा नाम है मैट्रिक्स। इसके बारे में हम जानते हैं क्या होता है प्लाज्मा। दोस्तों, प्लाज्मा लिक्विड यानी कि तरल, ये 55% भाग इसका होता है ब्लड में। कितना परसेंट भाग होता है? 55% भाग इसका ब्लड में पाया जाता है। किसका? प्लाज्मा का। ये क्या होता है? एक तरीके का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग पेल येलो यानी कि हल्का पीला रंग होता है। याद रखना है आपको, क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। आपको बताना है पेल येलो यानी कि हल्का पीला रंग होता है, या ये भूसे का रंग का भी होता है। भूसे का रंग आपने देखा होगा, स्ट्रो कलर्ड। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है और ब्लड में इसकी मात्रा 55% होती है। आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, गैसेस और मिनरल से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, गैसेस और मिनरल्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या किस तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में हमारे मुख्यतः तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा में तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है फाइब्रोनेजन प्रोटीन, दूसरा है एल्ब्यूमिन, तीसरा है ग्लोब्यूलिन। थोड़े से नाम टफ है,
पर अगर आप 2 से 3 बार इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है फाइब्रोनेजन प्रोटीन, दूसरा है एल्ब्यूमिन, तीसरा है ग्लोब्यूलिन। अब इनका कार्य क्या होता है देखते हैं। फाइब्रोनेजन प्रोटीन जो होता है, इसका कार्य होता है थक्का जमाने में ये सहायक होता है। पिछले वीडियोस में भी उन्होंने आपको बताया था कि फाइब्रोनेजन प्रोटीन जो होता है ये थक्का जमाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। दूसरा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। इसका कार्य क्या होता है? ये ऑस्मोटिक दबाव बनाता है। अब ऑस्मोटिक दबाव क्या होता है कि रक्त का प्रेशर क्या होगा और ये सारी चीजों का दबाव कैसा होगा, किधर को होगा, इसका कार्य कौन करता है? एल्ब्यूमिन। यानी कि ये ऑस्मोटिक दबाव बनाने का कार्य करता है। अगला है ग्लोब्यूलिन। ये क्या करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपको याद रखना है, ग्लोब्यूलिन का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों इन तीनों प्रोटीन के आपको नाम याद रखने हैं, फाइब्रोनेजन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। तीनों के कार्य क्या है ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दोस्तों ये अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम प्लाज्मा में अगर ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स को हम माइनस कर दें, जो बचा हुआ भाग होता है वो हमारा सीरम कहलाता है। जो प्लाज्मा है दोस्तों हमारा तरल पदार्थ, इसमें हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि थक्का जमाने वाले सभी कारकों को हटा दें तो फिर जो बचता है शेष भाग वो सीरम कहलाता है। अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों यहाँ से कभी कभी कि सीरम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा से हम थक्का जमाने वाले सभी कारक हटा दें, माइनस कर दें, तो जो शेष भाग बचता है वो सीरम कहलाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताना है, ये एक रेशियो दिया हुआ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का। आपको याद रखना है आरबीसी का 600, डब्ल्यूबीसी 1 और प्लेटलेट 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का क्या एवरेज यानी कि क्या अनुपात होना चाहिए। आपको याद रखना है 600:1:40। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आपको इनका नाम भी याद रखना है कि लाल रक्त कणिकाओं को दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, और इंग्लिश में इनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स लाल कणिकाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो है हमारी लाल रक्त कणिकाएं, इनका रंग लाल रंग की दिखाई देती है। कैसे रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की दिखाई देती है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल है। इस फिगर को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है हमारी आरबीसी और इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक ऐसे डॉट्स बने हुए हैं, ये क्या है? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल दिखाई देता है। और तत्व कौन सा पाया जाता है? लोहा। और ये श्वसन वर्णक के रूप में प्रसिद्ध है। किस वर्णक के रूप में प्रसिद्ध है? श्वसन वर्णक के रूप में प्रसिद्ध है। आरबीसी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिस भी एग्जाम में साइंस आती है, यहाँ से आरबीसी से तो क्वेश्चन पूछता ही है। इसीलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि आरबीसी, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल दिखाई देता है। इसमें जो तत्व पाया जाता है वो लोहा होता है और श्वसन वर्णक के रूप में ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। सॉरी दोस्तों, आरबीसी का कार्य नहीं, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। याद रखना है आपको।
आगे देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए मनुष्य के शरीर में। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हीमोग्लोबिन की मात्रा मनुष्य के शरीर में 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा दोस्तों, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये वाला पार्ट याद रखना है, पर 100 ml। हीमोग्लोबिन की मात्रा मनुष्य के शरीर में 12 से 16 मिलीग्राम या पर 100 ml होनी चाहिए। अब इसमें मेल और फीमेल का देख लेते हैं कि फीमेल में कितनी मात्रा होनी चाहिए और मेल में कितनी होनी चाहिए। फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम होनी चाहिए, जबकि वहीं पर मेल में 14 से 16 ग्राम होनी चाहिए। ये फैक्ट आपको याद रखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपका जवाब होगा 12 से 14 ग्राम, जबकि मेल में 14 से 16 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, हीमोसाइटो यंत्र क्या होता है? हीमोसाइटो यंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हीमोसाइटोमीटर यंत्र क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर यंत्र ये हीमोग्लोबिन और आरबीसी का मापन करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन और आरबीसी का मापन करने का कार्य करता है। कौन सा यंत्र? हीमोसाइटोमीटर यंत्र। अच्छे से आपको इसका नाम याद रखना है। क्या नाम है? हीमोसाइटोमीटर यंत्र। इसका कार्य होता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी का मापन करना। आगे बढ़ते हैं, अमाउंट मात्रा देखते हैं। ब्लड में आरबीसी की मात्रा क्या होनी चाहिए? अमाउंट इसका देखते हैं। 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी। आपको ये पूरा अच्छे से याद रखना है। 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलियन मिलीग्राम मिलियन क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 to 5 मिलियन आरबीसी पर मिलियन क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आपको इसकी मात्रा अच्छे से याद रखनी है। आरबीसी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलियन क्यूब ऑफ ब्लड। आगे बढ़ते हैं, इसका निर्माण स्थल क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन साइट देखते हैं तो आरबीसी का निर्माण स्थल रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा लाल अस्थि मज्जा है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि बताइए आरबीसी का जो निर्माण स्थल है वो कौन सा है? तो आपको बताना है रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा। भ्रूणी अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? जब हम माता के पेट में होते हैं तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपको बताना है लीवर और स्प्लीन में, जिसको हिंदी में हम यकृत, स्प्लीन को हम प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि बताइए भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका जवाब होगा कि भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत यानी कि लीवर और स्प्लीन में होता है। और वैसे आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है मनुष्य के शरीर में? तो रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आकार देखते हैं। आरबीसी का आकार क्या होता है? आरबीसी का आकार उभयतल यानी कि बाइकॉन्केव होता है। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आरबीसी का आकार बताइए, तो आपको बताना है कि आरबीसी का आकार उभयतल यानी कि बाइकॉन्केव होता है। आगे बढ़ते हैं, वयस्क स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो वयस्क स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी कि जो वयस्क स्तनधारी है उनमें आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसके जैसे दो अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे, कैमल और लामा, इनमें आरबीसी उपस्थित होता है यानी कि इनके केंद्रक में यानी कि आरबीसी में यानी केंद्रक इनके उपस्थित होता है। इनकी जो आरबीसी है कैमल और लामा की, इसमें आरबीसी में केंद्रक
उपस्थित होता है, जबकि ये अपवाद है हमारे, जबकि वयस्क स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इनका जीवन काल देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि आरबीसी का जीवन काल बताइए, तो आपको बताना है 120 डेज। आगे हम जानते हैं दूसरी हमारी सेल है व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम शॉर्टकट में डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हम श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो देखते हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है। इनका भी निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन दोनों का निर्माण रेड बोन मैरो में ही होता है। डिफरेंस क्या है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। इसे हम सोल्जर ऑफ आवर बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें वर्णक नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में वर्णक नहीं पाया जाता है। ये अमीबा के समान दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? अमीबा के समान दिखाई देती हैं तथा कार्य भी करते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता, ये अनियमित होता है। इनका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। इनकी मात्रा कितनी होती है? अमाउंट कितना होता है? 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी। आपको उनका अमाउंट याद रखना है कि इनका अमाउंट कितना होता है, 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी। इनका जीवन काल देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, जबकि वहीं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बताइए, तो आपको बताना है 3 से 4 दिन, जबकि आरबीसी का बताना है 120 दिन। ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये तीसरा हमारा ब्लड सेल है प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका अमाउंट यानी कि हमारे बॉडी में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 3.5 लाख। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमें टाइफाइड बुखार आता है हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो उसी को हम प्लेटलेट्स कहते हैं दोस्तों, वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इनकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 3.5 लाख होनी चाहिए। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या नहीं होता। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इनका निर्माण स्थल क्या है? प्लेटलेट्स का निर्माण स्थल यानी फॉर्मेशन साइट है मेगा कैरियोसाइट। क्या है? मेगा कैरियोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि बताइए प्लेटलेट्स का निर्माण स्थल कौन सा है? तो आपका जवाब होगा मेगा कैरियोसाइट। क्या है दोस्तों? फिर से नाम रिपीट करना है 2 से 3 बार, मेगा कैरियोसाइट। इनका जीवन अवधि देखते हैं। इनका जीवन काल है 7 से 10 दिन या 1 सप्ताह। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है? 7 से 10 दिन या 1 सप्ताह। इनका कार्य क्या होता है प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमाना। एक बार आपको फिर से देखना है। अच्छे से देखना है दोस्तों, आपको यहाँ से याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन, आपने देखा। वहीं पर आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। वहीं पर आपने देखा कि प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, इनका जीवन काल होता है 7 से 10 दिन और इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। तो दोस्तों आज हमारा ये ब्लड कार्पुस्कल्स कंप्लीट हो गया। ब्लड के अंदर जो भी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं वो हमने पढ़ ली। आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया और प्लेटलेट्स के बारे में भी जाना। साथ ही ब्लड में जो पाए जाने वाले पदार्थ है प्लाज्मा, उसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा।
तो दोस्तों यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से आपको सारे के सारे यहाँ से मिल जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ें इसको, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आप सारे के सारे करके आएंगे यहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए